तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर है आपके पास वर्क एनर्जी एंड पावर। मैं फिलहाल जो मेरे पास बुक है वो आपके पास लिविंग साइंस है, तो वहां से आपके पास टॉपिक्स जो मैं आपको करवाने वाला हूं। हालांकि टॉपिक्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, ज्यादा मतलब ना के ही बराबर आता है डिफरेंस, क्योंकि सब में बेसिकली वर्क के बारे में वही सारी चीजें आपके पास दी हुई होती है। तो चाहे बुक आपके पास कोई और सही क्यों ना हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वर्क के बारे में यहाँ पे हम आपको सारी चीजें बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना वर्क एनर्जी एंड पावर का ये जो वीडियो होने वाला है, बेसिकली वो होगा सिर्फ और सिर्फ वर्क के ऊपर। तो एक वीडियो वर्क के ऊपर बनेगी, एक वीडियो पावर के ऊपर बनेगी और एक वीडियो बनने वाली है आपके पास एनर्जी के ऊपर। तो तीन वीडियो बेसिकली इस चैप्टर का जो एक समरी होगा, बोले तो एक जो कंसेप्ट होगा थियोरेटिकल वाले, वो सारी चीजें क्लियर होने के साथ साथ कुछ साथ में ही आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आपके पास कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, बोले तो वर्क। फटाफट नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए और यहाँ पे हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्क से। तो वर्क होता क्या है उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने डेली लाइफ के पास जाएंगे, उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे फिजिक्स में। तो जब आप डेली लाइफ की बात करते हो तो आप बोलते हो वर्क है क्या? आपने कुछ मेंटल वर्क करा, आपने पढ़ाई करा, कुछ ना कुछ क्या करा, आपने मेंटल वर्क करा, है ना। आपने कुछ ना कुछ सोशल वर्क करा, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाकर लेट से आपने लोड उठाया, तो आपने कुछ ना कुछ क्या किया, फिजिकल वर्क किया। इन सारी चीजों को जनरली हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पे इन वर्क को बेसिकली देखते हो, वो एक्चुअल में वर्क हम फिजिक्स में डिफाइन नहीं करते हैं। फिजिक्स में आपके पास अलग ही तरीके से वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा या फिर आपने कभी ऐसा कुछ किया होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने लेट से एक ब्रीफकेस है अपने सिर के ऊपर रख के इस तरीके से आप जा रहे हो, लेट से 10 किलोमीटर, ये है आप पैदल पैदल 10 किलोमीटर चले गए और फिर भी उसके बाद फिजिक्स में आपसे कहा जाता है कि आपने जीरो वर्क किया है, कुछ भी काम नहीं किया है ना। लेट से बकेट में पानी भरकर आप खड़े हो 2 घंटे से, उसके बाद भी आपसे कहा जाता है कि आपने जीरो वर्क किया है फिजिक्स में। उसके बाद आपने बहुत सारा 24 घंटे में से 18 घंटे की पढ़ाई की, उसके बाद भी आपको कहा जाता है फिजिक्स में आपने जीरो वर्क किया है। आपके पास दीवार है, लेट से ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से बहुत तेज से, आधे घंटे तक मैंने बहुत मेहनत की, फोर्स लगाया, उसके बाद मैं एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद भी हमसे कहा जाता है कि आपने जीरो वर्क किया है। तो डेली लाइफ में जब आप काम करते हो वो एक अलग चीज है, और जब हम फिजिक्स में अपने को जब डिफाइन करना पड़ता है कि वर्क क्या है तो वो एक अलग चीज है। तो दोनों को यहाँ पे मिक्स नहीं करना है। बाकी इन सारी चीजों में वर्क डन जीरो क्यों है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जब साइंटिफिकली बात करेंगे तो वहां पे अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन वर्क से। तो यार जब इतने सारे हमने काम किए उसके बाद भी हमारा काम का नतीजा मिल रहा है जीरो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिजिक्स क्यों मना कर रही है भाई आपने काम नहीं किया है? तो उसी चीज को समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क को समझना। तो कहा जाता है वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन, ध्यान दीजिएगा, ओनली व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, जी हाँ, एन एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन इट। अब इस चीज को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मोशन इन इट, ठीक है, इन और यहाँ पे लगा देते हैं इट, इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे ये भी लिख देना जरूरी है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स है। चलिए अब हम वर्क को समझने की कोशिश करते हैं। आपने अभी एग्जांपल दिया था मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगाया लगभग हाफ एन आवर तक, और थोड़ी देर के बाद, बोले तो हाफ एन आवर के बाद मैं एग्जॉस्ट हो गया, बोले तो मैं थक गया।
अब थक जाने का मतलब ये है कि मैंने काम जो बहुत सारा किया है, ये हमारा डेली टू डेली लाइफ में जो हम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। बट एक्चुअल में फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या था, आपने काम तभी किया है, वर्क इज सेड टू बी डन, तभी कहा जाएगा कि आपने काम किया है ओनली व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब बात आती है यहाँ पे कि इसका क्या कहने का मतलब है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में इस बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वर्क जो है वो हुआ है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? बताइए, क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, क्या मैंने इस पे फोर्स लगाया और क्या ये जो वॉल था, ये जो व्हाइट बोर्ड के साथ जो वॉल था कंप्लीटली, क्या मूव किया मेरे फोर्स लगाने के डायरेक्शन में? मैंने तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्या ये मूव किया? नहीं मूव किया। इसका मतलब ये है कि जो अपना वर्क होगा यहाँ पे वो हो जाएगा जीरो। बताइए, कोई प्रॉब्लम? ये है आपके पास फिजिक्स के टर्म्स की। अभी हम और भी थोड़ा सा आगे जाएंगे, पर समझ में आती है? यहाँ पे अभी हम और जाएंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे बेसिकली बता दिया जाएगा। यहाँ पे हम वर्क तीन तरह के पढ़ेंगे, ठीक है। एक आपके पास नॉर्मल होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में अगर मोशन हुआ है तो कितना वर्क डन होगा। दूसरा, अगर आपने किसी एंगल पे फोर्स लगाया है उसके बाद कितना वर्क डन होगा। और तीसरा, जब हम किसी ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट जब हम काम करेंगे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड, तो वो जो चीज होगा वो होगा आपके पास वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के वर्क डन आ जाएंगे, तो तीन अलग अलग फॉर्मूले जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं सारी चीजें बताता हूं कि ये जो अपना वर्क डन है, बोले तो वर्क है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपके पास जो वर्क डन है तो वो उसके जो फैक्टर्स हैं वो दो हैं, ठीक है। पहला आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, और दूसरा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको आप अप्लाइड फोर्स के नाम से भी बता सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बात एक ही है ना। चलिए, अब बार बार मैं यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फोर्स कह रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स नहीं कह रहा हूँ, या फिर इंटरनल फोर्स नहीं कह रहा हूँ। तो एक बार फटाफट एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। आपको मैंने एक बॉक्स दिया जो कि काफ़ी बड़ा है, लेट से रेफ्रिजरेटर का है आपके पास एक बॉक्स, उसको मैंने खाली करके वो बॉक्स दे दिया मैंने आपको, और मैंने बोला आप उस पर फोर्स लगाओ। जैसे आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो बॉक्स क्या होता है? मूव करता, आप भी मूव करते हो। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ठीक उसी डायरेक्शन में उसका क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, उसका मोशन हो रहा है। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। तो ये जो आपने फोर्स लगाया उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से फोर्स है। थोड़ी देर के बाद मैंने आपसे बोला आपको मैंने उस बॉक्स के अंदर डाल दिया, जी हाँ, क्योंकि उसमें मैंने रेफ्रिजरेटर निकाल दिया है। चलिए, अगर आपको मैंने उस बॉक्स के अंदर डाल दिया है, अब मैंने बोला फोर्स लगाओ, तो क्या हो पा रहा है? क्या वो जो बॉक्स है वो मूव कर रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर, बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? इसमें इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जब भी आप इंटरनली हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का मोशन नहीं होता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का एक नाम दिया है, क्योंकि वही होगा जो प्रोड्यूस करेगा मोशन उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे। बताइए, कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे चलते हैं। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। तो यार हम काम कितना करेंगे, बेसिकली काम कितना करेंगे वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो वो दो फैक्टर्स है आपके पास। पहला तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स कितना है। आप जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे आपकी बॉडी में मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा मोशन बेसिकली आने वाला, उतनी ही तेज से वो बॉडी आगे की और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। उसके बाद दूसरा कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी का सिंपल सा मीनिंग है आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन का जो डिस्टेंस टोटल है, मूवमेंट जो हुआ है कितनी दूर तक हुआ है, उस चीज के बारे में बात यहाँ पे कही जाएगी। तो आप जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं कई बार डिस्टेंस भी बोल दूंगा और कई बार मैं डिस्प्लेसमेंट भी बोल दूंगा। तो एक बार शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है।
लेट्स से यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ए से बी तक पहुंचने का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यही आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यार ए से बी तक जाने के तो कई रास्ते हो सकते हैं ना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कैसे भी कई रास्ते हो सकते हैं। मैं इतना घूमने के बाद भी जा सकता हूँ। तो ये जो रास्ता है वो आपके पास डिस्टेंस है, ये जो रास्ता है वो आपके पास डिस्टेंस है, ये जो पाथ आपने चूज किया वो डिस्टेंस है, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात करेंगे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होंगे। बताइए क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ की ही बात करेंगे, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे। देखिए, अगर यहाँ से ए से इस पाथ को मैंने चूज करके पॉइंट बी पे चला गया मैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का यही है, ठीक है। अच्छा, इस केस में आपके पास, और अगर मैं यहाँ से यहाँ पे गया तो देखिए ये वाला जब रास्ता मैंने चूज किया तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ और डिस्टेंस ये पूरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ पे गया तो डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम वर्क डन जो पढ़ेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे, बेसिकली 1 डायमेंशन में बात करेंगे, 2 डायमेंशन में बात करेंगे, वो आगे की बात है। बट फिलहाल अगर समझिए, जब मैं 1 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो उसके इसमें क्या होगा, उस केस में जितना आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये वाला केस लेकर चलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ वाला। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि अगर कभी मैं डिस्टेंस बोल दूं तो आपको घबराना नहीं है, अगर मैं कभी डिस्प्लेसमेंट बोल दूं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आपके पास सेम चीज होने वाली है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, इतनी बात क्लियर होती है। तो अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों के बारे में, और आने वाले टाइम में बेसिकली आपको सारी चीजें, एवरीथिंग अबाउट वर्क जो है वो पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट तो पहले ही कर दिया। अब चलिए, फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया कि यार एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, फोर्स पे, और जो आपके पास वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे एस से रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं, पहले भी देते थे, राइट। कई बुक में आपको एक्स से दिया हुआ मिल जाएगा, कई बुक में आपको डी से रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब समझना है आपको, रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं थी। आप ए से दे दीजिए, आपकी मर्जी, आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर दे दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एफ मत दे दीजिएगा, एफ पहले फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, बात समझ में आती है। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया कि हम कितना ज्यादा काम करेंगे वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक एक्सटर्नल फोर्स पे और आपने डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। बोले तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, वर्क डन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसकी मेजरमेंट करते हैं। अब ये मेजरमेंट की क्या कहानी है उस चीज की हम बात करते हैं। तो अगर आप मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट में सबसे पहला जो आने वाला है, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 3 तरह के वर्क डन, 3 तरह के वर्क डन पढ़ाने वाला हूं, 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। पहला होगा व्हेन द बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली। वैसे तो बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ही, बट एक्चुअल में इसको आप ऐसे बोल सकते हो, व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, तो उस केस में हम फोर्स की बोले तो वर्क डन की मेजरमेंट करने वाले हैं कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपको कि वर्क डन की मेजरमेंट कैसे की जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, यह आपके पास एक बॉडी है। सबसे पहले इसको स्ट्रेट लाइन लंबा सा बनाया जाए कुछ इस तरीके से, एक बॉक्स से यहाँ पे रखा हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस पे हमने क्या करा, फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, दैट इज एफ, और इस एफ को हमने क्या कह दिया, अप्लाइड फोर्स। क्या कह दिया हमने, अप्लाइड फोर्स। बात समझ में आती है। और यही है वो एक्सटर्नल फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर क्या करेगा, मोशन लाने वाला है। चाहे आप यहां से दिखा दीजिए या यहां से दिखा दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। चलिए
अब बात आती है आगे की, भाई हम जो क्या करना चाहते हैं, इस बॉडी में जब हमने फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस होकर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और यहां से इधर कहीं पे भी आ जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। लेट से हमने क्या करा, इस बॉडी को, सेम बॉडी यही है, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। साइज में अगर कम ज्यादा हो गया होगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है। यही सेम बॉडी यहाँ पे आ गया है क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया है। चलिए भाई, तो अब बात आती है यहाँ पे, जब ये बॉडी यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ चुका, तो इसको हम कहते हैं इसकी इनिशियल पोजीशन। क्या कहते हैं इसको हम, इसकी इनिशियल पोजीशन। उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, इसकी फाइनल पोजीशन। बताइए कोई प्रॉब्लम, इनिशियल पोजीशन और ये आपके पास फाइनल पोजीशन। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ निकालने के 3 तरीके समझाता हूँ। पहला, अगर आपने इसका ये वाला पॉइंट लिया तो इसका भी आपको पहला वाला ही पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। दूसरा, अगर इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ वाला लिया है तो इसका भी यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। बट मैं ये दोनों ही नहीं लेता क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसका कौन सा ले, उसका कौन सा ले। फर्स्ट सेकंड नो प्रॉब्लम। देखिए फर्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड ले लो, डिस्प्लेसमेंट याद रह भी जाएगा। लेकिन मैं हमेशा एक चीज याद रखवाना चाहता हूँ जो कभी ना भूले, और वो है आपके पास, आप सेंटर से हमेशा लीजिए। इसके सेंटर से बिल्कुल ठीक यहाँ से और इसके सेंटर तक चले जाइए, ठीक यहाँ तक। ये जो सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस होगा, बोले तो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मानेंगे कि उतना मोशन हुआ है। कभी कोई डाउट ही नहीं आए, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो आपके पास एक बॉडी था, यहाँ पे था, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स जिसको कह रहे हैं, ये अपने इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर लिया। इनिशियल पोजीशन से कहाँ पे चला गया, आपके पास फाइनल पोजीशन पे। अपना पोजीशन चेंज कर लिया मतलब बॉडी में मोशन आया, बॉडी में मोशन आया मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, आपने और कुछ ना कुछ बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से देख लीजिए, आपका फोर्स का डायरेक्शन यही है, फोर्स का डायरेक्शन यही है, और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन क्या है आपके पास, यही है। बात समझ में आती है। चलिए, आपको फोर्स का डायरेक्शन मालूम चल गया, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन वही है, तो हम बात भी तो उसी चीज को कर रहे हैं, उसी चीज की कर रहे हैं ना, कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। और हो गया है, देख लीजिए। अब यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन इज, वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट। लीजिए भैया, तो ये प्रोडक्ट है किसका, कितना आपने फोर्स अप्लाई किया वो, और कितना उसके डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस चीज के बारे में। तो वर्क डन जो है हमारे पास वो क्या होगा, कितना फोर्स अप्लाई किया और कितना आपने डिस्प्लेसमेंट करवाया है। लीजिए, इसी चीज को कहा जाता है आपके पास वर्क डन। वर्क डन का आपने यहाँ पे मेजरमेंट कर दिया, आपने फोर्स लगा दिया, बोले तो फॉर्मूला निकाल दिया। अब आगे की बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक लेट से हमने 10 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर किया, राइट। और जो हमने फोर्स लगाया वो भी कितने का लगाया, 10 न्यूटन का लगाया। कितने का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का लगाया। तो 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का आपने डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, तो वर्क डन कितना हो गया, 10 × 10, प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100, है ना। फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन, और इसका कितना होता है, मीटर। तो एक तो आप न्यूटन मीटर में दे सकते हैं, नहीं तो जो ऐसा यूनिट होता है वर्क डन का, आगे हम यूनिट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बस हवा में बता देता हूँ। वर्क डन ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन जो होता है आपके पास वो होता है जूल, है ना। वर्क डन ऑफ जो एनर्जी होता है वो होता है जूल। तो इस चीज को आपको याद रखना है, वर्क डन एंड वर्क और एनर्जी दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, ठीक है। तो एक थे प्री-स्कॉट नाम के थे, ठीक है, और भी कुछ उनके नाम से पहले था, प्री-स्कॉट जूल था उनका नाम, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है क्योंकि उन्होंने ही एनर्जी के बारे में सारी चीजें बताई थी। बात समझ में आती है, डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास वर्क डन का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, जहां पे आपने ये सीख लिया कि अगर मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं, मैं फोर्स निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा, जब एक बॉडी के ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा और उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। बात समझ में आती है। तो हॉरिजॉन्टली वाला केस मैंने आपको करवा दिया, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है तो हम कितना फोर्स होगा वो चीज मैंने आपको बता दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सिंपल है, डन है। चलिए अब हम नेक्स्ट फोर्स के पास आते हैं। वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं।
और आपको समझाते हैं कि अब मैं वर्क डन निकालने वाला हूं व्हेन द बॉडी मूव्स एट एन एंगल। ठीक है, अब मैं आपके पास वर्क डन का दूसरा केस लेकर आ रहा हूं। दूसरा केस, वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव्स एट एन एंगल वैसे तो मूव्स करेगा हॉरिजॉन्टली, मूव्स व्हेन फोर्स अप्लाइड एट एन एंगल। तो थोड़ा सा इसमें चेंज किया, समझिएगा इस चीज़ को। वर्क डन हम एंगल पे नहीं कर रहे हैं, वर्क डन तो आपका नॉर्मल ही रहेगा। बाकी वर्क डन जो हम निकालेंगे वो तब निकालेंगे जब हम फोर्स जो कर रहे हैं वो किसी एंगल पे लगा रहे हैं। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाते हैं। अभी जो आपके पास बोले तो बॉक्स था या फिर जो भी था आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से था, आपके पास यहाँ पे था इस तरीके से, आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया था जो कि क्या था, आपके पास अप्लाइड फोर्स था। ये बॉडी यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आ गया था, ये बॉडी यहाँ पे मूव होकर यहाँ पे आ गया था, दोनों के सेंटर से लिया था तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया था। तो वर्क डन जो निकाला था वो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट हो गया था। बट अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम फोर्स हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में नहीं लगाने वाले हैं। बात आती है अब हम कैसे लगाएंगे, तो वो निकालेंगे एट एन एंगल, वो लगाएंगे हम एट एन एंगल। मतलब ये जो फोर्स है इसको हम ऐसे ना लगाकर, मान लीजिए ये क्या, एक टॉय कार है, क्या ये टॉय कार है, ठीक है। उसके बाद अब इसको मान सकते हैं ये क्या, लॉन रोलर है, क्या ये लॉन रोलर है ना, वो आपने देखा होगा लॉन रोलर। तो उसको भी ऐसे करके खींचते हैं ना, तो घास जो आपके पास क्लीन होता जाता है, बिल्कुल लेवल पे आते जाते हैं, इस तरीके से खींचते हैं, कभी इधर कभी उधर, है ना, इस तरीके से खींचते जाते हैं। तो वो भी क्या होता है, एक एंगल पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसको, इस टाइप से होता है, देखिए, है ना। मान लीजिए ये बॉक्स है तो यहीं पे ऐसे मान लिया, इस डायरेक्शन में हम यहाँ पे लगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ये आपके पास फोर्स का डायरेक्शन है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका साथ ये जो एंगल बना रहा है फोर्स, वो क्या, एंगल थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एंगल थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास जो जरूरत पड़ने वाली है ना, वो क्लास 9th में और क्लास 10th में भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा कॉस थीटा बेसिकली आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूँगा, समझिए। तो हमने फोर्स जो आपकी बार लगाया है इस बॉडी को मूवमेंट करवाने के लिए, वो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने फोर्स जो लगाया वो हॉरिजॉन्टली नहीं लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, हमने किधर लगाया, एक एंगल पे। लेकिन एक्चुअल में जो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है वो इधर हो रहा है, देख लीजिए, बॉडी का मूवमेंट क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और जो हमने एंगल में जो फोर्स लगाया वो किसी एंगल पे लगाया, मतलब इस डायरेक्शन में लगाया। तो यार इस केस में हमारा वर्क डन कितना होगा, हम वो जानना चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो यार कैसे पता करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक काम कीजिए, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि जब मैं हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में, तो सिर्फ वन डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में फोर्स लगा रहा था, और वो था आपके पास एक्स एक्सिस में फोर्स लगा रहे थे। लेकिन जब मैं किसी एंगल पे लगा रहा हूँ तो देखिए मेरा जो मूवमेंट हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रहा है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा इस चीज को आपको, कि जब मैं किसी एंगल पे फोर्स लगाता हूं तो मैं फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे ना लगाकर मैं कुछ फोर्स वाई डायरेक्शन में भी लगाता हूं। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहां तक बात समझ में आती है? आगे चलिए, अब मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये चला गया कुछ इस तरीके से, जो कि क्या आपके पास रिजल्टेंट फोर्स, कितना फोर्स आपने लगाया है, कितना फोर्स आपने लगाया है। चलिए, आपने इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, और एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना आपके पास, एंगल थीटा है। तो मुझे ये पता करना है कि ये जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में। तो मैं पता करना चाहता हूं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है और वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। अटेंशन हो जाइए, बहुत मजा आने वाला है, समझिएगा। एक्स डायरेक्शन का फोर्स और वाई डायरेक्शन का फोर्स मैं क्यों निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक्स डायरेक्शन का फोर्स की जरूरत है। ये कंप्लीट फोर्स में नहीं ले सकता, क्योंकि कंप्लीट फोर्स का कुछ पार्ट वाई डायरेक्शन में, वर्टिकली डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअल में बॉडी का मूवमेंट किधर हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, बोले तो हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो जितना फोर्स
एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा, हमें सिर्फ वही निकालना है, वाई डायरेक्शन वाला नहीं लेना है। तो चलिए, अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये एक्चुअल में होगा क्या, ये वाला होगा, ये जो चीज़ है ना, ये होगा, ये वाला है ना, ये वाला चीज़ होने वाला, वाई डायरेक्शन वाला होने वाला। तो ये वाला हो या फिर ये वाला हो, बात तो एक ही है। और ये आपके पास एक्स डायरेक्शन वाला है, तो मैं क्या करूँगा, एक इसको निकाल लूँगा और एक इसको निकाल लूँगा, और कुछ नहीं। बात समझ में आती है, डन है। तो आपको 9th क्लास में ही करवा दिया गया, सबसे लास्ट एक्सरसाइज में याद कीजिए, जब एक एंगल थीटा रहता है और ये क्या आपके पास फोर्स है, ये वाली साइड क्या आपके पास फोर्स है, याद कीजिए। तो ये आपके पास क्या हाइपोटेनियस है, ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है ना। ये हाइपोटेनियस है आपके पास, लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, याद कीजिए 9th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, हमें निकालना है ये वाली चीज़, ये वाली। तो आप ट्रायंगल की नेमिंग कर सकते हैं ABC लेट से, लेकिन यहाँ पे B पहले से मैं PQR कर देता हूँ, PB है यहाँ पे, तो MNO कर देता हूँ, MNO कर देता हूँ। तो आप कह सकते हैं, अगर आप ये वाली साइड निकालना चाहते हैं तो दिस अपॉन दिस कर लिया, फिर दिस अपॉन दिस कर लीजिए। तो अगर आप ON अपॉन में OM करते हैं तो देखिए, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस याद कीजिए क्या होता था, कॉस थीटा, क्या होता था, कॉस थीटा। ON क्या है आपके पास, ON ही आपको निकालना है। OM क्या आपके पास, फोर्स है, इज इक्वल टू क्या आपके पास, कॉस थीटा है। यहाँ से ON की वैल्यू निकालिए, क्या निकल के आपके पास, कॉस थीटा, F कॉस थीटा। तो एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स आया ना, वो F कॉस थीटा आया है। समझ में आई बात, चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला निकालते हैं, वाई डायरेक्शन वाला फोर्स कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज कर दूं, बोले तो मैं MN अपॉन में MO कर दूंगा, या फिर OM, एक ही बात है। तो आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो आगे चलिए, ये आ जाएगा MN की जगह क्या रख सकता हूँ मैं आपके पास, MN ही तो निकालना है, क्या रखिएगा, डिवाइडेड बाय, मैं MO की जगह आपके पास फोर्स है और इज इक्वल टू में क्या आपके पास साइन थीटा। यहाँ से MN निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए F साइन थीटा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो एक्स डायरेक्शन का फोर्स था F कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन का जो फोर्स था वो क्या आपके पास, F साइन थीटा। अब इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो एंगल है, एंगल जिस भी एक्सिस के साथ है, उस एक्सिस का जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स के साथ, ये वाला आपने टोटल फोर्स जो लगाया उसके साथ कॉस थीटा लगेगा। और जिसके साथ एंगल नहीं है, देखिए इसके साथ एंगल नहीं था ना, ये वाला, ये और निकालो या ये निकालो, बात तो एक ही है। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास, वो क्या हो जाएगा आपके पास, F साइन थीटा। बोले तो जितना फोर्स होगा उसके साथ साइन थीटा आएगा। तो जो भी एक्सिस के साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस थीटा आएगा, और जिसके साथ एक्सिस नहीं होगा, एंगल नहीं होगा, वो होगा साइन थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है वो F कॉस थीटा होगा, और इस तरीके से जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है वो F साइन थीटा होगा। बताइए हाँ या नहीं, डन है। अब हमें जो फोर्स चाहिए वो कौन सा चाहिए, एक्स डायरेक्शन वाला चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स चाहिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास S है ही है। अब यही वाला फॉर्मूला लगाइए। वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ये वाला फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, F cos थीटा। देख लीजिए, क्योंकि मैं F cos थीटा क्यों ले रहा हूँ, F sin थीटा क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो बॉडी का मूवमेंट है, हमें क्या चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स भी उसी डायरेक्शन का लेंगे। यार हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हमारे पास एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो F cos थीटा आपके पास मेन फोर्स होगा हमारे लिए, जो आपके पास मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो S है ही। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू, इसको FS cos थीटा लिख दिया, आगे पीछे कोई टेंशन वाली बात नहीं, मल्टीप्लाई में ये निकल गया आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला। कब, जब आप फोर्स जो लगाएंगे वो किसी एंगल पे लगाएंगे, इसको ऑब्लिकली के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्लिकली मतलब एट एन एंगल ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये कहानी हो गया आपके पास दूसरा वर्क डन का, जिसका फॉर्मूला निकल कर आ गया FS cos थीटा। सिर्फ cos थीटा की कहानी है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि अगर मैं थीटा के, अच्छा यहाँ पे 3 केस आने वाले हैं बेसिकली, वैसे भी यहाँ पे आपके पास 3 केस आने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्पेशल केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केसेस, इस चीज़ को बहुत इस तरीके से समझिए। और यहाँ पे स्पेशल केसेस समझने के बाद आपके पास एक टाइप का और वर्क डन बचेगा, जो कि आप वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो वर्क डन का होगा बोरिया बिस्तर हम समेट देंगे, ठीक है। एक आधे क्वेश्चंस बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आते हैं, आपके बुक में भी दे रखे 2-4 बड़े हलवे से क्वेश्चन, बिल्कुल हल्का सा है ना, बिना पेन कॉपी उठाए आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल केसेस की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो पहला बात करूँगा पॉजिटिव वर्क डन। यहाँ पे 3 तरह के वर्क डन देखने को मिलेंगे आपके पास।
ठीक है, एट एन एंगल वाला। पहला पॉजिटिव वर्क डन होगा, दूसरा आपके पास नेगेटिव वर्क डन होगा, और तीसरा हो जाएगा आपके पास जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है जीरो वर्क डन, ठीक है, कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब जीरो वर्क डन होता है। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करते हैं एंगल पे। पॉजिटिव वर्क डन जो होता है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इस पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सर 180 डिग्री तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे हम आपको पढ़ा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो पॉजिटिव वर्क डन की जब हम बात करते हैं तो वो होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए आपने 9th क्लास में टेबल पढ़ रखा है ना, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे वैल्यूज, उस तरीके से कॉस का भी पढ़ा हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस इंटू में कॉस 0 डिग्री रखता हूँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वर्क एफ 1 होती है। तो एफ मल्टीप्लाई एस आ गया। अब ये जो एस मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई एस था वो याद कीजिए क्या था, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, पहला वर्क डन, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा था, बॉडी का मूवमेंट हो रहा था, मोशन हो रहा था। बताइए हाँ या नहीं। तो ये जो चीज़ है वही केस तो निकल कर आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थीटा जो है हमने, थीटा होता है दो चीज के बीच में, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि हमने पहले वाला जो केस बनाया था, बोले तो यहाँ पे लगाया था हमने फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा था, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो दोनों डायरेक्शन सेम है, फोर्स का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी। तो थीटा जो है यहाँ पे वो क्या है आपके पास 0 डिग्री। अब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो पॉजिटिव वर्क डन होते हैं। अब यहाँ पे चीजों को समझना है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, एफ का डायरेक्शन और एस का डायरेक्शन दोनों ही सेम होते हैं, और यही रीजन है कि जो थीटा है वो आपके पास क्या आ जाता है, 0 डिग्री। और थीटा 0 डिग्री, तो उस केस में जो वर्क डन होता है उसको क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव वर्क डन। इसका मतलब ये है कि किसी बॉक्स को लिया आपने, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो आप पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल होती है बात, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो चीज केस है वो कौन सा निकल कर आया है, क्योंकि इनके बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री होता है ना, तो ये वाला केस अगर आप नोटिस करें तो 0 वर्क डन वाला ही पढ़ाया मैंने आपको। जो पहला केस पढ़ाया है वो 0 वर्क डन वाला है और कुछ नहीं। बाकी में एंगल चेंज करते जाइए, आपको वैल्यूज में चेंजेस आते रहेंगे। आगे चेक करते हैं हम। अच्छा, पॉजिटिव वर्क डन ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री में ही मिलेगा आपके पास, उसमें आपके पास, क्योंकि जो कॉस थीटा है आपके पास, कॉस थीटा जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आने वाली है, जो आपके पास वैल्यू निकल कर आने वाली है वो अगर 0 to 90 के बीच में रहेगा, बीच में कह रहा हूँ मैं, थीटा 0 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, 0 to 90, बट 90 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, 90 पे वो 0 हो जाता है वर्क डन। मैं भी समझाऊंगा कैसे। तो 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल होगा 0 इंक्लूडेड रहता है, तो उस केस में पॉजिटिव वर्क डन ही रहता है आपके पास, पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि कॉस थीटा क्या रहता है आपके पास, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, वैसे 0 डिग्री का एक केस बता दिया कि सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या होगा आपके पास 0 डिग्री होगा और वो पॉजिटिव वर्क डन को शो करेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन। अब स्टूडेंट्स ना परेशान कि यार सर बताइए आप मुझे कि यार पॉजिटिव तो ठीक है, नेगेटिव वर्क डन कैसे पॉसिबल है। तो आइए नेगेटिव वर्क डन को आपको मैं समझाता हूँ और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, लेट से ये है ना, और इसको आपने हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ गया वो बॉक्स, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे ये कि हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में है, और इसको आप कह दोगे कि पॉजिटिव वर्क डन है। बट ठहरिए, रुकिए, समझिए और सुनिए ध्यान से। ये जो चीज़ बॉक्स था वो इस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सुना है और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी के ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। और अगर मैं इस फोर्स की बात ना करूं, अप्लाइड फोर्स की बात ना करूं, एक्सटर्नल फोर्स की बात ना करूं और बात कर लूं मैं फ्रिक्शन फोर्स की, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। और जब हम यहाँ पे एफ एस वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस
cos 180 डिग्री रख देते हैं तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन जब cos 180 डिग्री होती है तो उसकी वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे रख देते हैं एफ एस, cos 180 डिग्री की जगह पे रख दूंगा मैं मल्टीप्लाई में -1, तो माइनस का एफ एस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस केस में हो चुका है नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट को कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, अपोज करने की कोशिश कर रहा है। आप तो फोर्स इधर लगा रहे हो नो प्रॉब्लम, बट ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कहता है भैया नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। लेकिन हमने फोर्स इतना ज्यादा लगा दिया अप्लाइड वाला फोर्स कि हमारी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो जाता है और फ्रिक्शन फोर्स इधर थोड़ा बहुत काम करते रह जाता है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, जिसकी वजह से वहां पे कहीं ना कहीं आपने जितना ज्यादा फोर्स लगाया है उसको कम करके नेगेटिव लाने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है कौन, फ्रिक्शन फोर्स। तो जब आप फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करते हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जाता है तो उस केस को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन। क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव वर्क डन है। मतलब हमेशा आप कह सकते हो कि नेगेटिव वर्क डन है जब भी आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली की बात करोगे। जी हाँ, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करते हैं तो। चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, आपको नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल देता हूं आपको थोड़ा सा एक और। आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास लेट से ये फेविकॉल, ये थोड़ा सा बड़ा, ये ले लेते हैं, ये ले लिया मेरे पास, ये मेरे पास फेविकॉल का क्या है, जो भी है बॉटल है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको लिफ्ट करना चाहता हूँ ऊपर। क्या करना चाहता हूँ मैं, इसको लिफ्ट करना चाहता हूँ ऊपर, ठीक है। अभी और आगे एक चीज और समझाऊंगा, क्या कौन सा टॉपिक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, बट फिलहाल अभी इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव वर्क डन क्या है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ जिसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सटर्नल फोर्स। आपको समझ में आ रही होगी अब इसको क्या कह रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल फोर्स। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या कर रहा है, इस बॉडी को उठाकर 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 ऊपर लेकर जा रहा है। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा भी अपना एक्सटर्नल फोर्स कम कर दिया, थोड़ा सा भी, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने अपना एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा भी कम कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है बट फिर भी वो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है क्योंकि नीचे की तरफ एक ग्रेविटी पुल है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यहाँ पे समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर मैं इस फोर्स की बात करता हूँ, जो मैं लगा रहा हूँ वो ऊपर की डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड है, बात समझ में आती है। दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी ऊपर के डायरेक्शन में है, तो नो डाउट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन पॉजिटिव है। बट यहाँ पे भी आपके पास वर्क डन पॉजिटिव था, फोर्स इधर जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा था, पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन मैंने कौन सा फोर्स कंसीडर किया, जब मैंने फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर किया तो वर्क डन नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कौन सा ऐसा फोर्स कंसीडर करूंगा, हाँ आप सही सोच रहे हैं, मैं तो एक्सटर्नल फोर्स ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी ठीक है, लेकिन ग्रेविटी पुल जो है आपके पास, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स बेसिकली वो क्या कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर मैं अपना एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर ना करूं और नीचे वाला ग्रेविटी फोर्स को, ग्रेविटी पुल को कंसीडर करूं, तो ग्रेविटी पुल नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया। और यहाँ पे फिर से आपको मैंने निकाल कर बता दिया कि ये क्या है, आपके पास एक नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल, डन है, समझ में आया, इतनी बात समझ में हो गई, क्लियर है। चलिए अगले के पास चलते हैं, जीरो वर्क डन के पास। जीरो वर्क के पास जब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता रहा था कि यार डेली लाइफ में हमने दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगा मस्त, इतना आधे घंटे तक मैं एग्जॉस्ट हो गया, मैं थक गया, उसके बाद भी मुझसे कहा जाता है आपने जीरो वर्क डन किया, क्या ये मजाक है। चलिए आगे मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि क्यों जीरो वर्क डन होता है फिजिक्स के टर्म में। चलिए, तो अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं तो, या फिर आपके पास ब्रीफकेस अगर आपने हेड पे लिया हुआ है और अगर आप जा भी रहे हैं, चाहे आप खड़े हैं बकेट को पकड़े हुए, चाहे आप खड़े हैं या फिर जा रहे हैं, है ना, सिर पे आपने कुछ रखा है, खड़े हैं या जा रहे हैं, फिर भी आपका वर्क डन जीरो है। अब इन सब का जो केस है वो ये वाला है, परपेंडिकुलर केस वाला है। ये कौन सा है केस वाला, परपेंडिकुलर केस वाला है। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं cos 90 डिग्री जो है वो उसकी वैल्यू ही 0 डिग्री होती है। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। और आपको यहाँ पे एंगल को ऑब्जर्व करना है, बस खत्म बात। पहले मैं एंगल ऑब्जर्व करवाता हूँ। मैं यहाँ पे, ये रहा दीवार, ये ऐसे है और मेरा हाथ ऐसे जाता है, ये तो देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है मेरा हाथ, तो इनके बीच में एंगल कितना है आपके पास, 90 डिग्री। एंगल
90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री वैल्यू 0। तो यहाँ पे अगर मैं cos 90 डिग्री 0 पुट करूंगा तो ये सबको 0 बना देगा ना, सबको क्या करेगा 0 बना देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। और वैसे भी इस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा अगर आप देखें तो। देखिए वर्क डन को 0 होने के लिए, वर्क डन को 0 होने के लिए इसका फॉर्मूला ये होता है, या तो फोर्स 0 हो जाए, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या फिर cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। ये 3 केस पॉसिबल हैं। इस केस में मैं फोर्स लगा रहा हूं 100 न्यूटन का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपका जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा एग्जांपल हमने लेना स्टार्ट करा, हमने अपने सिर के ऊपर, हमने क्या करा, अपने सिर के ऊपर बॉक्स रख दिया, कुछ भी रख दिया, ब्रीफकेस रख दिया, और अब मैं खड़ा हूं। अगर मैं खड़ा हूं तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, वो क्या कर रहा है, उसका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, और आप यहीं पे खड़े हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, नीचे डायरेक्शन में नहीं गया, फोर्स के डायरेक्शन में नहीं मूव किया, मतलब कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ। फिर क्योंकि इस बार डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन अब स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन शुरू, सर मैं क्या करता हूं, सिर पे रख के आगे जाता हूं, लो भाई आगे जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, और अब तो मेरा वर्क डन होगा क्योंकि फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। लेकिन इस केस में ये जो cos थीटा आके डिस्टर्ब कर देता है, सारी कहानी खराब कर देता है। और वो जो कहानी खराब करता है वो क्या करता है वो समझाता हूं। आपका जो फोर्स है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, नो डाउट, है ना। जो mg फोर्स नीचे लगता है, समझाऊंगा mg फोर्स क्या होता है। जो इतना समझ लीजिए, जो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है आपके ऊपर, जो ब्रीफकेस रखा हुआ है सिर के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, नीचे के डायरेक्शन में, है ना। मान लीजिए ये ले लेते हैं, ये हो गया आपके पास फोर्स का डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, ये नीचे के डायरेक्शन में आपका क्या फोर्स है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको मूव करके आगे लेकर जा रहे हो, है ना, सिर पर रखकर क्या लेकर जा रहे हो, आगे लेकर जा रहे हो। तो आप मुझे बताइए, आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, नीचे के डायरेक्शन में, और आप जो मूव कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टली इधर मूव कर रहे हो। तो बताइए थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया, और cos 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0। आपने कितना काम किया 0। तो फिजिक्स में लो भैया, इतना काम करने के बाद भी आपका 0 वर्क डन रहता है। कोहली इतना सामान ढो देते हैं, उसके बाद भी उनका वर्क डन 0 रहता है। तो समझ में आ रही है बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और कौन सा एग्जाम्पल था, बकेट लेके खड़े रहिए, डिस्प्लेसमेंट 0, खत्म बात, वर्क डन 0 हो गया, आगे मूव करिए। फोर्स फिर से क्या हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, मूवमेंट किधर कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, वर्क डन कितना हुआ 0। बताइए यहां तक क्या आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई? तो पहला बताया मैंने आपको और दूसरा बताया अभी तक मैंने वर्क डन। और अब हम मूव कर जाते हैं थर्ड वर्क डन के पास, जहां पे हम डिटेल में, अब इसको फटाफट क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं ना, बस आगे के जितने भी क्वेश्चंस आंसर होंगे आपके एक्सरसाइज में वो इन्हीं चीजों पे बेस्ड रहेंगे, इन्हीं चीजों पे बेस्ड रहेंगे। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा मेरी राय माने तो, क्योंकि आप कल को डिलीट कर देंगे, कहीं इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, फोन गुम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आप एक नोट्स बनाते हैं पर्टिकुलरली बहुत अच्छे तरीके से प्यार से, तो उसमें आपके जो क्या कहते हैं उसको, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें आपका जो है वो वर्क डन किया हुआ रहता है। लेकिन वैसे तो वर्क डन कहते हैं 0 है, बट फिर भी वहाँ पे आपको थोड़ा मेमोराइज करने में आसान हो जाता है, आसानी मिलती है वहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक याद रखने के लिए कभी भी निकालो तुरंत पढ़ लो, मज़ा सा आ जाएगा। लेकिन फ़ोन से पढ़िएगा तो फिर से आपके पास थोड़ी सी क्या कहते हैं आँख में प्रॉब्लम होने के भी चांसेस रहेंगे, है ना। लाइट कितना फ़ोन चलाए, वैसे रील्स देख देख के परेशान है लोग। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं और अब हम वर्क डन के तीसरे पार्ट के पास चले जाते हैं। तो अपना जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके पास नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो सिंपल वही है कि ये मेरे पास एक बॉटल है, उसे भी पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो है आपके पास कुछ इस तरीके से कि अगर कहीं पे एक बॉक्स नीचे है, एक बॉक्स नीचे क्या रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है लेट से, तो इसका मास जो है वो लेट से कितना है 10 kg एग्जाम्पल के तौर पे, कितना है ये 10 kg। तो जितना इसका मास होता है वो, और अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो मास की वैल्यू 10 kg हो गया, ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं इसको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको हमेशा एक चीज पता होना चाहिए कि अगर ये सरफेस के ऊपर एक कोई भी बॉक्स रखा है तो इस बॉक्स के ऊपर हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम वेट कहते हैं। ये जो वेट होता है वो क्या होता है आपके पास, डाउनवर्ड फोर्स लगता है। क्या होता है ये, डाउनवर्ड फोर्स लगता है। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 50 kg को एग्जांपल के तौर पे, तो नीचे के डायरेक्शन में लगभग 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी आएगा उतने का फोर्स में नीचे के डायरेक्शन में हमेशा लगा रहा हूँ, उतना हमेशा डायरेक्शन में नीचे लगा रहा हूँ। बात आती है इतना फोर्स अगर मैं नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो मैं नीचे जा क्यों नहीं रहा हूँ। न्यूटन का थर्ड लॉ याद कीजिए, जितना एक्शन आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं फोर्स, उतना ही आपके पास ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन निकल कर आता है। और कभी आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको और कभी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिएक्शन बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। कभी आर से कभी एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन और जो एक्शन किया है आपने, नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन बोल दीजिए। और जो आपने एक्शन किया बोले तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स रहेगा और जो वेट रहेंगे वो दोनों ही क्या होंगे आपके पास, इक्वल होता है। ये जो वेट होता है ना, एक काइंड का क्या होता है, फोर्स होता है। और ये जो वेट है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि वो मास तो कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है, चाहे आप किसी भी प्लेनेट पे कहीं भी चले जाइए। लेकिन ये जो ग्रेविटी की वैल्यू वो चेंज होती रहती है। हमारे अर्थ के सरफेस पे 9.8 है, जैसे आप धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं वो वैसे वैसे इस ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और जब हम स्पेस पे चले जाते हैं तो ग्रेविटी लेस फील करते हैं, वहाँ पे हम हवा में उड़ रहे होते हैं, नीचे के डायरेक्शन में नहीं आते। उसी तरीके से अर्थ के सरफेस पे से अब जब नीचे चले जाते हैं, नीचे जब अर्थ के कोर पे पहुंच जाते हैं, सेंटर पे पहुंच जाते हैं, फिर से आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है और ग्रेविटी की वैल्यू फिर से वहाँ पे 0। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहां तक समझ में आती है। अब आगे चलते हैं। अब आगे की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो चीज है वो एक काइंड का क्या फोर्स है। तो इस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा पहले ही, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। इस फोर को मैं वेट से रिप्लेस कर दूंगा, मास तो मास से ही रिप्लेस रहेगा, बट जो नॉर्मल एक्सेलरेशन हम गाड़ी वाड़ी को फोर्स लगा के जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाते थे वो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल जी। मतलब वेट का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, mg। वेट का फॉर्मूला क्या आ गया, mg। या फिर आप कह भी सकते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन होता है जो ऊपर के डायरेक्शन में ठीक परपेंडिकुलर लगता रहता है वो भी किसके इक्वल होता है, mg। तो ये आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से कि किसी भी बॉडी के ऊपर हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है जो कि क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, राइट। अब ये जो चीज मैंने आपको बताया, जी हाँ, उसी का यूज करके वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है हम पढ़ने वाले हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी चीजें हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो फटाफट, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, भूल गए तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि अब जो तीसरा वाला है वो बड़ा ही नॉर्मल सा है, छोटा सा है, बच्चा सा है, नन्ना सा है, मुन्ना सा है, चुन्ना सा है। देखिए, तो मान लीजिए अगेन आपके पास एक बकेट है, ठीक है, आपके पास आपकी बार क्या, आपके पास एक बकेट है और ये क्या आपके पास पानी से भरा हुआ है, ये क्या आपके पास पानी से भरा हुआ है, इस तरीके से रहता है ना। आपने यहाँ पे पकड़ा है ना, यहाँ पे पकड़ा और ये इस तरीके से क्या कर दिया, आपने लिफ्ट कर दिया ऊपर के डायरेक्शन में, ये ऐसा करके लिफ्ट कर रहे हैं। अब समझिएगा यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बकेट वाला क्वेश्चन आया, वर्क डन कर देते हैं 0 कि सर ने बताया है बिल्कुल मस्त एकदम समझ, हमें तो सर पे भरोसा है। अरे सर पे भरोसा मत करो, कॉन्सेप्ट पे भरोसा करो, चीजों को समझो। हमने उस केस में आपको बताया था कि हमने बकेट को लेकर हॉरिजॉन्टली गए थे, फोर्स का डायरेक्शन नीचे था, हमारा डिस्प्लेसमेंट आगे था, तो जो एंगल बन चुका है वो बन गया आपके पास 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री वैल्यू 0, तो वर्क डन की वैल्यू हो गई 0। अब बात आती है यहाँ पे, क्या यहाँ पे भी आपके पास जो एंगल है वो 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये जो जितना भी इसका मास होगा वो, और नीचे की डायरेक्शन में एक वेट लग रहा होगा mg, ठीक है, इतना mg लग रहा होगा। और अगर आप इस बकेट को ऊपर के डायरेक्शन में लिफ्ट करना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, mg के बराबर एटलीस्ट mg के बराबर फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, ये जो r होता है ना, r होता है वो इसको बैलेंस रखने के लिए होता है, जितना फोर्स नीचे रख रहा है उतना ही फोर्स ऊपर रखता है और सरफेस पे स्टेबल है।
मतलब नीचे के डायरेक्शन में अब भी mg फोर्स लग रहा है। अगर आप उस बकेट को ऊपर उठाना चाहते हैं तो जितना mg फोर्स है उतना ही लगाकर आपको उसको ऊपर लाना पड़ेगा। वो मिनिमम फोर्स होगा, mg क्या होगा, मिनिमम फोर्स होगा। आप उससे ज्यादा लगा सकते हैं तो ऊपर आप ले जाकर जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो आपको जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, मैं मिनिमम फोर्स की बात कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे ऊपर के डायरेक्शन में, सबसे ऊपर डायरेक्शन में mg फोर्स होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस बकेट का सेंटर लेट से यही है तो यहां से आप ऊपर लेकर जा रहे हो और यही वाला बकेट मैंने क्या कर दिया, यहां पे ले आया। क्या कर दिए मैंने, यहाँ पे ले आया, इस वाले बकेट को मैंने यहाँ पे ले आया और ये वाला डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। डिस्प्लेसमेंट को इस केस में मैं क्या कह देता हूँ, हाइट कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ, हाइट कह देता हूँ। ऊपर के डायरेक्शन में क्या कह दिया मैंने, हाइट कह दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अच्छा, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर आप देखिए आपने जो फोर्स लगाया है, mg वाला फोर्स लगाया है, इतना फोर्स लगाया है और वो किसके इक्वल है, यहाँ पे mg के इक्वल है। देख लीजिए वेट, जितना वेट नीचे लग रहा है उतना तो मिनिमम फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा। मैं मिनिमम फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो ऊपर की ओर चले जाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, आपका जो हाइट का डायरेक्शन है वो भी यही है, नीचे से ऊपर की ओर। तो एंगल कितना हो गया आपके पास, 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या निकल कर आया यहाँ पे, फोर्स इंटू मास। यहाँ पे फोर्स क्या है आपके पास, mg, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आपने माना है, h। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया आपके पास, mgh। बताइए कोई प्रॉब्लम, क्या निकल कर आ गया आपके पास, mgh। बताइए क्या यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए, तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया 3 तरह का वर्क डन। एक तो आप नॉर्मली जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा था जब हम किसी एंगल पे फोर्स लगाएंगे, और तीसरा जब हम वर्टिकली अपवर्ड उठाएंगे, वर्टिकली फोर्स लगाकर ऊपर उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। बताइए समझ में आई बात, डन है। चलिए, ये हो गया आपके पास 3 तरह के वर्क डन। अब थोड़ा सा वर्क डन के यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए, क्योंकि जब तक हम यूनिट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे तो फील नहीं आने वाला है। बताइए, सिंपल सी बात है। देखिए, फिजिक्स को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ऐसे आप नॉर्मल से कहीं से वीडियो को आप देखेंगे, थोड़ा सा मुंह उठा के और बोलेंगे मैं समझ में आ गया, तो नहीं भाई। ठीक है, जैसे ये मुझे नहीं पता अभी कितने देर की वीडियो बनी है, बट ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक वीडियो बन गई होगी, लंबी चौड़ी वीडियो बन गई होगी। तो क्योंकि इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। अब वही बात है, इसका स्किप करके दे, आगे चलते सर, आगे चलते, कुछ मजा नहीं, कुछ भी मजा नहीं है। आप क्वेश्चंस को हिला नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? आप इधर उधर आधे देख लीजिए, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करना है, वीडियो को एक एक चीजें, जितनी भी बातें मैंने आपको कह दी, यहाँ पे आपको सारी चीजें सुन के समझ के नोट्स बना लेने हैं, है ना। मैं यहाँ पे बकवास नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूनिट के बारे में लेकर चलता हूँ। तो अगर मैं यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में बात करता हूं तो आपको जनरली यहाँ पे 2 तरह के यूनिट्स देखने को मिलेंगे। पहला आपके पास है, 3 तरह के बोल देते हैं। पहला आपके पास एसआई यूनिट्स है ना। एसआई यूनिट्स का इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपके पास जूल। क्या होता है आपके पास? जूल। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सिंपल है। तो ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो अडॉप्ट कर रखा है पूरे इंटरनेशनली, वो आपके पास क्या है? जूल। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, रेडियन होता है। फिलहाल यहाँ पे एंगल की बात नहीं करेंगे। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट से बेसिकली हम डिफाइन करते हैं। तो फोर्स के जगह पे न्यूटन होता है और मीटर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर, बट ऐसा यूनिट में आपको सिर्फ यही नोटिस करवाना है। दूसरा आप यहाँ पे कह सकते हैं, आपके पास 3 तरह के यूनिट होते थे, याद कीजिए। एक होता था एफपीएस, एक होता था एमकेएस और तीसरा होता था सीजीएस। इसमें आप लेते थे मास, लेंथ और टाइम, 3 थे आपके पास, है ना। लेंथ, मास, टाइम इसमें दिया होगा, ये फुट, ये पाउंड और ये सेकंड। ठीक है, ये ब्रिटिश वालों का था। एमकेएस इसमें होता था मास, मास कह रहा हूँ, मीटर, लेंथ के लिए मीटर को यूज करता है। के का मतलब किलोग्राम था, एस का मतलब, एस में तीनों का मतलब सेकंड, ये टाइम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेंटीमीटर था, ग्राम था, सेकंड था। ये कहानी होती थी आपके पास। तो एमकेएस सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, एमकेएस, ठीक है, एमकेएस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मास, लेंथ, टाइम 3 में हमें डिफाइन करना होता है। तो इसका फॉर्मूला था फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो मास इंटू में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। मास का केजी होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है ना।
क्या कहते हैं इसको, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको क्या लिख दीजिए आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। और मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट की जगह आप मीटर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा केजी, और मीटर 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 का स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा। तो एमकेएस सिस्टम में आप ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, समझ में आती है बात। और तीसरा आपके पास है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट, अब सीजीएस यूनिट में लेंथ जो होता है सेंटीमीटर में लिखा जाता है, सेंटीमीटर में लिखा जाता है। जी जो होता है आपके पास ग्राम में लिखा जाता है, जी मतलब ग्राम है, बोले तो वो जो वेट है, जो मास है, वो उसकी बात कर रहे हैं। और एस स्टैंड करता है आपके पास ऑफकोर्स सेकंड के लिए। तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, सीजीएस यूनिट की बात करता हूँ, तो देखिए एक तो आप, अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा, इसको अगर मैं लिखता हूँ सीजीएस वाले में, तो एक केजी का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके। अच्छा, अब यहाँ पे इसको अगर आप कन्वर्जन करते जाना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड को, तो सेकंड ही रहने वाले नो डाउट, लेकिन इसके वैल्यू में फर्क आ जाता है, क्योंकि यार केजी की जगह आपने डायरेक्टली ग्राम रख दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो आप 1000 ग्राम रखिए यहाँ पे, है ना, इसके जगह आप रखिए, सेकंड की जगह सेकंड रखने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसको चेंज करने में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या कहानी आने वाला है। देखिए केजी को अगर मैं चेंज करता हूँ इसमें ग्राम में, केजी को अगर मैं चेंज करता हूँ ग्राम में, तो कितना आएगा, 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई में मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर को चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, और पर सेकंड स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 1000 ग्राम मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 10 की पावर 4, है ना, 10,000 हो जाएगा, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। बताइए 10 की पावर 7 वैल्यू आती है जब आप क्या करते हैं, एमकेएस से सीजीएस में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आपके पास एक तो आपके पास क्या कहते हैं फोर्स है, और एक आपके पास क्या कहते हैं इसको, वर्क डन है, जो कि जूल है ना, जूल है। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है ऐसा यूनिट, न्यूटन होती है। और ये जो न्यूटन है, अगर मैं सीजीएस में लाता हूँ, उसको हम डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, है ना, वो चुड़ैल वाली डाइन नहीं है, ये नॉर्मल से डाइन है। चलिए तो डाइन ही बोल देते हैं। वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपके पास जूल होता है, लेकिन ये आपके पास ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ, इसको ना थोड़ा सा मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पे लिख दीजिए फिजिकल क्वांटिटी, आपने 9th क्लास में पढ़े हुए ये सारी चीज़ें। तो आपके पास एक तो आपके पास क्या फोर्स है, और दूसरा क्या आपके पास वर्क डन है। आप यहाँ पे बात करेंगे इसके एसआई यूनिट के, और यहाँ पे बात करेंगे इसके सीजीएस यूनिट के। तो जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो आपके पास न्यूटन होता है, और इसका क्या होता है, जूल होता है। और इसका न्यूटन का डाइन होता है सीजीएस में, और इसका होता है आपके पास अर्ग्स। क्या होते हैं, अर्ग्स होते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है, अर्ग कहते हैं, अर्ग्स बोलते हैं वो सारे के लिए। तो आप समझिएगा यहाँ पे ये जो चीज़ था एक तरीके से एसआई यूनिट को डिनोट करता है। जी हाँ, ये जो चीज़ है वो किसको डिनोट करता है, एसआई यूनिट को डिनोट करता है। मतलब न्यूटन मीटर वाली बात कहानी है और कुछ नहीं है। तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, तो अगर आप 1 न्यूटन की बात करते हैं, 1 न्यूटन की, तो आपको याद दिला दो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। 9th क्लास में आपको ये चीज़ बता दी जाती है, 10 की पावर 5 टाइम्स के इक्वल होता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जब हम 1 जूल की बात करते हैं तो 10 की पावर 7 आपको वैसे यहाँ पे निकाल कर दिखा दिया मैंने, क्योंकि ये जो चीज़ है वो क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट में इसको क्या कहा जाता है, अर्ग्स कहा जाता है, और कुछ नहीं, अर्ग्स कहा जाता है। तो 1 जूल की वैल्यू 10 की पावर 7 अर्ग्स होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे यूनिट में क्या झोल माल है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा कोई झोल माल नहीं है, बस नॉर्मली आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एमकेएस सिस्टम के, तो उसको आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह दीजिए, सिंपली बोले तो जूल। और जब डाइन की बात, जब इसको सीजीएस की बात करेंगे तो फोर्स का डाइन होता है और जूल का अर्ग्स होता है। 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, क्योंकि डाइन छोटा है तो न्यूटन के बराबर आना है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यूज 10 की पावर 5 से। और जूल के केस में 10 की पावर 7 अर्ग्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स। तो ये सारी जो चीज़ें आपके पास कभी भी यूज हो सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो के लिए जितना भी करवाना था मैंने वर्क्स के बारे में सारी चीज़ें करवा दिया है, बट एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है, छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा। इसको एक बार फटाफट क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत अच्छे से किसी और को भी इसका जो बेनिफिट है वो मिल सके। और आपको सीखिए, नॉलेज को बांटते रहिए,
आपका भी एक तरीके से, और किसी और को कोशिश कीजिए सीखने के बाद इस चीज़ को ना एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मज़ा सा आ जाएगा आपको। अगर कहीं एक आधी चीज़ें आप में डाउट भी होगा ना, तो वो आपके साथ वो क्वेश्चन करके ना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा देगा कि ये कैसे होगा, फिर ये कैसे होगा, फिर आपको समझ में आएगा यार ये बताया था सर ने, ये बताया था सर ने, ये बताया सर ने, आपको भी याद हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए हमेशा एक टीचर बनने की, हमेशा नॉर्मल लाइन में, एक्चुअली मत बनिए कि आप टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया ये वो। आपके क्लास में क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सर्कल में किसी को भी आप एक्सप्लेन करना सीखिए, क्योंकि जिसको एक्सप्लेन करना आ गया ना चीज़ें, वो आगे चल के उसका जो माइंड है बहुत ज़्यादा ब्रॉडली थिंकिंग करने लग जाता है। चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं देता मैं उतना। तो अब मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे कि अगर आपने वर्क डन की बात करा, ठीक है, वर्क डन की, तो वर्क डन तो आपको मैंने यहाँ पे 3 तरीके से बता ही दिया, ठीक है, वर्क डन आपको मैंने 3 तरीके से बता ही दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं एक वेरिएबल फोर्स की वजह से, जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पे ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं है, बस कहीं ना कहीं एक पॉइंट में लिखा हुआ है, 2 लाइन में लिखा हुआ है कि वर्क डन अगर आप निकालना चाहते हैं किसी भी कर्व का, तो एरिया अंडर द कर्व है और कुछ नहीं। और इस एरिया अंडर द कर्व के लिए आपके पास जो है वो आगे आएंगे, इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, तो वो आपके पास 10th के लेवल पे है नहीं, तो हम आगे सीखेंगे, 12th में आएगा बेसिकली, 11th में भी सिखा दिया जाएगा बेसिकली। तो वहाँ पे आपको वर्क डन के बारे में भाई वेरिएबल फोर्स बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। बट अभी इतना समझ लीजिए, तो अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ दिया हुआ है, और आप चाहते हैं कि हमें कितना वर्क डन मिलेगा, तो आप क्या कीजिए, उसका एरिया निकाल दीजिए, वही उसका वर्क डन होगा, खत्म बात। बस इतना सा माइंड में याद रखिए, अदरवाइज नहीं भी रखिए, इसके बेस में आपके पास यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपके पास वर्क डन की। अब बात आती है सर आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अभी भी कुछ न्यूमेरिकल्स को करने में डाउट आता है, जो कि आएगा, नॉर्मल सी बात है, डाउट तो आएंगे ही आएंगे न्यूमेरिकल्स को करने में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने सारी चीजें समझ लिया है, उसके बाद अगर मैंने एक बार न्यूमेरिकल करवा दिया, उसके बाद कहाँ डाउट आना, उसके बाद बिल्कुल भी डाउट नहीं आएंगे। बात समझ में आती है? डन है। तो ऐसा करते हैं, अगली वीडियो जो है उसको हम एक न्यूमेरिकल के ऊपर रख देते हैं, या फिर ऐसा कर लेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थ्योरेटिकल वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देता हूँ। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको वर्क डन क्लियर करवाया, अगले में पावर क्लियर करवा देंगे, उससे अगले वाले में क्या क्लियर करवा देंगे, हम एनर्जी क्लियर करवा देंगे। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे, या फिर वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल होंगे, देख लूँगा, मेरा जैसा माइंड करेगा वो करवा दूंगा, और आपको जैसा लगता है वैसे कमेंट करके बता दीजिए अगली वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए, तो वो आपके लिए हम ला देंगे। तो ये कहानी थी आपके पास बेसिकली इस वीडियो की। इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं, मुझे लग रही है भूख, जाके पहले कुछ खाऊं मैं, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।